नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और एक नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में। और सभी दर्शकों को सबसे पहले मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात। शुक्रिया भावना। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, जिसमें कई सारी खबरें होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से भी जुड़ी हुई। साथ ही राजनीतिक खबरों का भी हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किश्त जारी करेंगे। जी हां, साथ ही साथ कृतिका, अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय ईरान यात्रा पर हैं, जहां वो अपने समकक्ष के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। बिल्कुल। साथ ही अगर सेना की बात करें तो आज सेना 76वां दिवस मना रही है और उस पर क्या कुछ ताजा अपडेट है वो भी हम अपने सहयोगियों से लेंगे। और साथ ही साथ कृतिका, बात करें तो रामनगरी अयोध्या भी लेकर जाएंगे। हाँ, बस महज कुछ ही दिन बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के, वो भी होगी। साथ ही साथ शीतलहर से जुड़ी अपडेट आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किश्त करेंगे जारी। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान दौरे पर अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। छिहत्तरवां भारतीय सेना दिवस आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। सुखोई और किरण विमानों का होगा फ्लाई पास्ट। दिल्ली एनसीआर में हवा के फिर जहरीले होने के कारण ग्रैब 3 लागू। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी पाबंदी। ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। यूपी में शीतलहर के कारण लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। मेघालय खेलों का 5वां संस्करण आज से तुरा में होगा शुरू। 20 जनवरी तक चलने वाले इस संस्करण का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। देश भर के कई भागों में आज भी मनाया जा रहा है मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार। श्रद्धालु लगा रहे हैं घाटों पर आस्था की डुबकी। चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और खास खबरों में शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया गया है। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क, संचार जैसी तमाम सुविधा, साथ ही टिकाऊ आजीविका अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगे। मंगलवार को वे बालजिक हवाई अड्डे पर
स्व सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। मंगलवार को ही मोफलांग में राष्ट्रपति मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। और वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह बनासकांठा में सहकारी निकायों में अंतर सहयोग की सशक्त करने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह सहकारी क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री की ईरान यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के 2 दिन की यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर की यह यात्रा दोनों देशों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर ईरान में अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत में राजनीतिक सहयोग, आपसी संपर्क और आम जनता का सुदृढ़ संबंध मुख्य मुद्दों में शामिल होंगे। वहीं भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक माले में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की है। बैठक में भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की अगली बैठक भारत में होगी। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि तय तारीख पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो अब बात राजनीति की सियासत से जुड़ी हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि ये निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस से निराश होकर उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो मोदी कहें या करें उसका विरोध करना, जबकि वो विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज के दिन की। भारतीय सेना आज अपना 76वां दिवस मना रही है और इस अवसर पर आज लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। ये दूसरी बार है जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों, सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन भी होंगे। और वहीं इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में हिस्सा लिया। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या, जो भव्य और दिव्य और खूबसूरत हो रही है। अयोध्या में हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आराध्य भगवान राम को याद कर रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय में भगवान राम की उनके पराक्रमी रूप को 14 लाख रंगीन दियों से इस्तेमाल कर बनाया गया है। इन आकृतियों में दिया का उपयोग करके जय श्री राम लिखा हुआ है।
भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या त्रेता युग की तरह नजर आ रही है। एक बार फिर अयोध्या में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान के मंदिर मॉडल के साथ साथ धनुर्धारी स्वरूप के साथ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीर मोज़ेक आर्ट के जरिए बनाई गई है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय परिसर में 14 लाख दीपक जलाए गए। ये दीपक बेहद खास हैं, क्योंकि 14 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये एक मोज़ेक आर्ट है जिसे रंगीन दियों से बनाया जाता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मिशन है लोकल फॉर वोकल, उसको हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग अयोध्या के ही कलाकारों के द्वारा इस मोज़ेक आर्ट को बनवा रहे हैं, जिसमें 14 लाख दियों को हम लोगों ने अयोध्या से ही परचेज किया है और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इन दियों को बनाने का काम यहाँ की महिलाओं ने किया, जिनका कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो प्रभु श्री राम के कार्य में लगी हैं। राम जी की प्रतिमा बन रही है, 14 लाख दिए हैं इसमें, और जो है यहाँ राम जन्मभूमि के भी दृश्य दर्शाए गए हैं। जय श्री राम भी लिखा हुआ है, राम भगवान के भी मतलब तस्वीर बनाए गए हैं, और बॉर्डर में हम लोग मतलब दीपक बिछाएंगे, उसमें दिए जलाए जाएंगे, और इससे हम लोग मतलब बहुत खुश हैं। और जो है हमको रोजगार भी यहाँ मिला है, अवसर भी मतलब राम भगवान के वजह से हम लोग को अवसर भी मिल गया है। ये 14 लाख दीपक अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं, यानी कि 14 लाख दीपक 14 रंगों में नजर आ रहे हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए आयोजकों ने अयोध्या के कुम्हारों से 14 लाख दीपक की खरीदारी की है, जिससे अध्यात्म के साथ साथ रोजगार के भी मौके सृजित हो रहे हैं। असीम मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या। और वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा अर्चना के लिए विशेष पुजारियों को नियुक्त किया गया है और इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मंदिर के विग्रहों पर पूजन के लिए राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदनी शरण पुरोहित्य व कर्मकांड का प्रशिक्षण दे रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता निखिल सिंह ने इस विषय पर मिथिलेश नंदनी शरण महाराज से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। श्री अयोध्या धाम सजकर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उसके साथ ही साथ जो भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है उसमें पुजारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूजा पाठ अर्चन है उसको आगे लेकर जाना है। उसके संदर्भ में विशेष बातचीत करने के लिए मिथिलेश नंदनी शरण महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस विषय में। और जो पुजारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस आधार पर उनका चयन किया गया है और प्रशिक्षण में क्या कुछ है। मुख्य 2 आधार हैं। किन आधार पर चयन किया गया है इसको एक वाक्य में तो कहना कठिन है, पर वो अर्चक जो श्री रामलला की अर्चना में होंगे और उनकी अष्टयाम पूजा संपादित करेंगे, उनकी आचार निष्ठा और उनकी पात्रता। पात्रता का अर्थ है कि भगवान के मंत्र से दीक्षित हों, सदगुरु के द्वारा दीक्षित हों, सुयोग्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो, वेद के मंत्रों का, आगम के सिद्धांतों का स्वाध्याय करने, उसको समझने में सक्षम हो। निष्ठा का अर्थ ये है कि जो कुछ आचार, जो कुछ निर्देश उनके लिए हैं, वह लोगों के सम्मुख हों चाहे एकांत में हों, उसका यथावत पालन करने की उनके भीतर दृढ़ता हो। ये दोनों बातें देखी गई हैं। पुजारी जो भगवान का आराधन करते हैं उसमें से बहुत सारा अंश आराधन का पर्दे के भीतर होता है। ये वही तय करते हैं कि उन्होंने उसे कितनी साधुता, कितनी सुचारुता से किया है, और ये तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान हो और उस पर जो कुछ भी फर्ज हो, जो कुछ भी उसका दायित्व हो, उसका यथावत पालन कर सके। तो निष्ठा और पात्रता 2 बातों का विचार करके उनका चयन किया गया है। एक बात ये जानना चाहेंगे कि कितने पुजारी हैं आपके श्री राम मंदिर में जो पूजा करेंगे, और उनको क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? कितने पुजारी हैं ये बात तो निश्चित करना कठिन है। अभी 21 प्रशिक्षु हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे तीर्थ क्षेत्र को कितने अर्चकों की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर वो अपनी नई प्रक्रिया करेंगे और चयन करेंगे। तो आज कोई पहले से निर्धारित संख्या उस बारे में नहीं है। दूसरी बात, प्रशिक्षण उन्हें क्या दिया जा रहा है, तो एक अर्चा पद्धति भगवान की, श्री सीताराम जी की और बाल रूप श्री राम जी की,
वहाँ पर प्रबंधित करके दी गई है। वो पहले से विद्यमान पद्धति है वेद उपनिषद की, शास्त्रों की। उसको श्री राम जी की दृष्टि से उनकी इस मंदिर में पूजा की, जैसे अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें नई दृष्टि क्या है। नई दृष्टि ये है कि वहाँ रामलला हैं, बाल रूप राम जी विराजमान हैं। तो बाल रूप राम जी विराजमान हैं तो बालकोचित सेवा क्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा गया है। जो अयोध्या की उपासना परंपरा है जिसमें भगवान की बाल रूप की छवि है, तो बाल रूप का भोग क्या है, उसकी आरती, उसके वस्त्र, उसकी व्यवस्था, और इसके साथ साथ उसमें जो वेद शास्त्र की परंपरा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों का कैसे उनकी सेवा में ध्यान रखा जाना है, इन बातों का विचार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें। तो आपने सुना मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ का जो विग्रह है वो बाल रूप में है प्रभु श्री राम का, रामलला का अर्चन पूजन किस तरह से होगा, उसके लिए जो प्रशिक्षु हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से उनकी सेवा होगी, किस तरह से उनकी पूजा होगी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तैयार हो चुकी है अयोध्या। तो अब बस वक्त वही रह गया है उस पल को देखने का, उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, ये टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हाँ, लगातार हम आपको राम नगरी अयोध्या से जुड़ी अपडेट्स दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवान राम भारत के कण कण में बसते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर धर्म के लोग भगवान राम का स्वागत अपने अंदाज में कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम समाज ने रविवार को दिल्ली के सदर बाजार पर दरगाह के बाहर सफाई कर और दिए बांटकर 22 जनवरी की तैयारी की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोगों ने सफाई और दिए बांटने का कार्यक्रम किया है। भगवान राम हम सबके हैं और जब वो आ रहे हैं तो हम सब उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसके लिए देश भर में तैयारियां चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम दरगाह के बाहर खड़े हैं और मुस्लिम समाज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई के साथ साथ दिए बांटने का आह्वान किया था, हर घर दिए जलाने का आह्वान किया था, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है। हमारे साथ आतिफ रशीद जी हैं। आतिफ जी, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दो आह्वान करे थे श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठान अभियान से पहले कि 14 तारीख से हर तीर्थ स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चले ताकि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संकल्प साकार हो सके। और एक दूसरा ये निवेदन करा था कि 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने घर पे कम से कम 5 दिए ज़रूर जलाए। आज उसी संकल्प को साकार करते हुए हम सब लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महास के बैनर तले इस देश के असल में भारतीय मूल के वास्तविक पसमानदा मुसलमान आज हम लोग यहाँ मैदान में हैं। आज हम दरगाह ख्वाजा बाकी बिल्ला से यहाँ से सफाई अभियान शुरू करेंगे और उसके बाद ये घर घर जाकर इस प्रकार के दिए हम पूरे घर घर में बांटेंगे। जाकर पूरे विश्व में उनके अंदर आस्था है, उनकी एकता में, उनमें अटूट श्रद्धा रखते हैं लोग। उस श्रद्धा के सम्मान में इस देश का पसमानदा मुसलमान आज मैदान में है। तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हम सब लोग देखिए, ये कितने खूबसूरत से दिए हमने तैयार करे हैं। ये देखिए, ये दिए हमने मंगवाए हैं, तैयार करवाए हैं, ये घर घर पहुंचाएंगे। और अभी यहाँ से ख्वाजा बाकी बिल्ला दरगाह से हम सफाई अभियान शुरू करेंगे। सफाई अभियान शुरू करने के बाद हम ये घर घर दिए बांटेंगे। उसके बाद दिवाली का माहौल इस देश में आज से ही शुरू हो जाए। कि हाथों में दिए हैं, तैयारियां हैं और जो पोस्टर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मान में ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत के कण कण में राम हैं और जब राम 22 तारीख को आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां भी भारत के हर जगह, हर धर्म, हर संप्रदाय में बहुत जोर शोर से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारी तो भावना चल ही रही है, लेकिन इसी के साथ में अयोध्या से तस्वीरें क्या कुछ इस वक्त सामने आ रही है, किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो जय श्री राम आपको। और वहाँ पर क्योंकि माहौल जो है एकदम राममय हो चुका है और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस दिनों राममय माहौल हो चुका है, तो इस वक्त किस तरीके की तैयारी, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं? देखिए, अगर सच पूछिए तो काउंटडाउन समाप्त हो चुका है। कारण स्पष्ट है कि भगवान सूर्य जो है उत्तरायण हो चुके हैं। जिसकी प्रतीक्षा थी अयोध्या को, जिस रामोत्सव को मनाने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या बिल्कुल से बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसका इंतजार खत्म आज हुआ, क्योंकि भगवान सूर्य जो है उत्तरायण हो चुके हैं। मकर संक्रांति का आज पर्व है। मैं दूरदर्शन की तरफ से अपने दर्शकों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए भगवान राम की इस जन्मस्थली अयोध्या से जय श्री राम करते हुए मैं दिखाना चाहता हूं कि सरयू के तट पर किस तरह से भक्त जो है आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो है यहाँ पर नदी में स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न नदियों में, चाहे प्रयागराज हो चाहे गंगा में हो, सभी नदियों में आज सुबह से ही जो है स्नान का काम चल रहा है। उसके बाद अन्न का दान किया जाता है और इस दान के साथ ही अगर हम खास तौर पर अयोध्या की बात करें तो एक विहंगम दृश्य संपूर्ण अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देता है। विविध रूप हैं उत्सव को मनाने के लिए। पूरे देश के कलाकार विभिन्न भाव भंगिमाओं में संपूर्ण दिन अयोध्या की सड़कों पर शोभा यात्राओं के माध्यम से या लता चौराहे पर वो अपने विभिन्न प्रकार के रामचरितमानस के उन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। तमाम शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, भगवान राम के गीत गाए जा रहे हैं और आज से अयोध्या के हर मंदिर और हर घर में भगवान राम के जन्म के समय होने वाले जो गीत हैं वो गाए जाएंगे। और इसके साथ ही संपूर्ण अयोध्या में आज से उसके चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो स्थान हो, वहाँ पर राम की भक्ति में संपूर्ण अयोध्या डूबी है और इंतजार सिर्फ उसे है तो खाली 22 जनवरी का। जी, जैसे आशुतोष आपने इतने भव्य हमको दर्शन कराए हैं सरयू तट के, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी आशुतोष, क्योंकि अब महज 8 दिन बाकी हैं और आज से ही यजमानों का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा, तो किस तरीके का तप होगा, किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिसको उनको नियमों को मानकर 22 जनवरी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा?
बिल्कुल, जिस तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर है, उसके लिए जो है चुनिंदा आचार्य जो है वो राम जन्मभूमि परिसर में आ चुके हैं। वहाँ पर वैदिक यज्ञ की वेदियाँ बनाई गई हैं। आज से अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस अनुष्ठान कार्यक्रम में वैदिक मंत्र आज से जो है शुरू हो जाएंगे और ये अनवरत जो है 22 जनवरी तक पूजा पाठ चलता रहेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो 22 जनवरी को दोपहर में यह कार्यक्रम समाप्त होगा। विधिवत जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आम जनता के लिए भी दर्शनों के लिए खोला जाएगा मंदिर। जी आशुतोष, जिस तरीके से हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और आप भी लगातार वहां से अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से कृतिका हमने देखा और भव्य और दिव्य हो गई है अयोध्या, और आज मकर संक्रांति का त्योहार है, सूर्य की राशि बदल रही है, तो सब भक्त श्रद्धालु जो है वो सरयू तट पे पहुँच के जो पहला स्नान करना चाह रहे हैं और सूर्य के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मकर संक्रांति का एक अपने आप में काफी महत्व माना जाता है और इस दिन स्नान करने के बाद में लोग ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, साथ ही दान करने का भी एक अलग ही महत्व आज के दिन का होता है। तो जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज देश भर के कई भागों में आज भी मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है और श्रद्धालु घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के उत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी को बधाई भी दी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। तो इसी मंगल कामना के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खिचड़ी चढ़ाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्षपीठ में तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाले अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किए जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन लोग दूर दूर से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। अपना पूरे श्रद्धा से घर से ही चावल और उड़द का दाल लाते हैं, यहाँ पे चढ़ाते हैं। मन में जिसकी श्रद्धा सबकी रहती है तो सब लोग वहीं चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। भगवान गोरखनाथ जी का तपस्थली है। यहाँ खिचड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या किए थे और यहाँ खिचड़ी प्रसाद बना करके जनमानस को पवाया था। इसीलिए जनमानस यहाँ आकर के खिचड़ी चढ़ाती है, उनके खप्पर को भरती है और प्रसाद भी ग्रहण करती है। तो बड़ा ही उत्सव का माहौल है कृतिका कहीं ना कहीं। और मकर संक्रांति कैसा त्योहार है, जैसे कहते हैं ना भारत विविधताओं का देश है, तो मकर संक्रांति भी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई लोग इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, कई पोंगल और कई उत्तरायण का पर्व इसे मानते हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको अयोध्या से बढ़कर आगे वाराणसी के दृश्य दिखाते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, अगर हमें अभी अयोध्या के हमने भव्य दृश्य देखे, आपसे पूछना चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ किस तरीके से दर्शन किए जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है। भावना कृतिका, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से काशी से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, ये मैं कहूँगा दिखाने के लिए, चूँकि स्नान का महत्व होता है और ख़ास तौर से गंगा ऐसी नदी हैं जिनको कि माँ कहते हैं और काशी में गंगा का अति महात्म्य है जी। और मकर संक्रांति में स्नान के पश्चात, जैसा कि आप लोग चर्चा कर रही थी आशुतोष से भी अयोध्या से, कि स्नान के पश्चात जो अन्नदान
का भाव है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वही है मकर संक्रांति। और यहाँ पर चूंकि मैं केदार घाट पे खड़ा हूँ, जैसा कि खिचड़ी का महत्व गोरखपुर से गोरखनाथ धाम मंदिर से आप दिखा रही थी दर्शकों को, तो यहाँ पर जो गौरी केदार का मंदिर है, ये काशी के जो खंड है केदार का खंड, उसमें ये गौरी केदार का मंदिर आता है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। मकर संक्रांति पे खास इसलिए हो जाता है यह मंदिर, क्योंकि जो बाबा का उद्भव हुआ है उसको लोग ऐसी मान्यता है कि वो खिचड़ी से ही हुई है। तो यहाँ पर खिचड़ी का वितरण होता है प्रसाद के तौर पे मकर संक्रांति के दिन। खास जैसा आप कह रही थी कि उत्सव का माहौल है, देश के कोने कोने में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन स्वरूप वही है, अन्न के दान का, अन्न के महत्व को समझने का, चाहे मकर संक्रांति हो, पोंगल हो, बिहू हो या लोहड़ी हो। मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो गंगा जी हैं, इनमें दूर दूर से, देश के दूर दूर से, कोने कोने से लोग स्नान के लिए तो आए ही हैं, लेकिन एक खूबसूरत जो सौंदर्य बढ़ा रहा है वो यह है कि जो प्रवासी पक्षी हैं, वो जो नौकाएं चल रही हैं, उनके आसपास दिखाई देने लगते हैं प्रवासी पक्षी। मैं चाहूँगा कि अगर दिख सके, आपको कैमरा पर्सन दिखा सकें, क्योंकि जो प्रवासी पक्षी हैं उनको देखने के लिए भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आ जाते हैं सुबह सुबह, और स्नान के लिए तो आए ही हैं। एक खास यह है भावना कृतिका कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ के जो त्योहार हैं उनके महत्व को समझते हुए, जिस तरह का हम लोग भाव देते हैं, जिस तरह से हम लोग क्रियाएं करते हैं अपने त्योहारों के लिए, तो यहाँ पर विदेशी जो हैं वो भी स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाबा के दर्शन करने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आप कह सकती हैं कि काशी विश्वनाथ धाम का जो वैश्विक रूप उभर कर आया पुनरुद्धार के बाद, जो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने किया, अयोध्या जो आप अभी दिखा रही थी कि किस तरह का विश्व वैश्विक स्तर पे, ठीक है हरिकेश, तो यही तो है कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। जी हरिकेश, यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना कि जिस तरीके से हमने कहा, जहां उत्तर भारत में हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, वहीं दक्षिण भारत में हम पोंगल के तौर पर मना रहे हैं। तो हर तरीके से भारत विविधताओं का देश है। हरिकेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या और वाराणसी की खबरों के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार के पहले दिन लोग सवेरे सूर्य को अपनी फसलें भेंट करते हैं। वहीं पोंगल के दिन लोग गन्ने से बने पंडाल के नीचे घरों के बाहर पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग दाल, गुड़ और घी मिलाकर भोजन पकाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। आम की पत्तियों से तोरण तैयार किए जाते हैं। और वहीं तमिलनाडु के मदुरै शहर में पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू के पारंपरिक खेल का भी आयोजन हो रहा है। इसमें शक्तिशाली बैलों को वश में करने वाले निडर युवक अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के उपायों को भी पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया है। मदुरै में पोंगल उत्सव के दौरान जल्लीकट्टू के अखाड़े जीवंत हो उठते हैं और इसके बाद 16 जनवरी को पलामेडु और 17 जनवरी को अलंगनूर में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। त्योहार की छुट्टियों के दौरान 3 दिवसीय ये कार्यक्रम पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित करेगा। तो पोंगल से जुड़ रहे, पोंगल का जो पावन अवसर है उससे जुड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेन्नई से रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, हमने जिस तरीके से देखा कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत के और रुख करना चाहें तो आपके पास आना चाहेंगे रितेश और जानना चाहेंगे पोंगल का त्यौहार, यानी कि वो त्यौहार जब हम देखते हैं कि फसलें जब कटती हैं उसकी खुशी मनाई जाती है और उस खुशी में 4 दिवसीय जो ये पूरा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो आज से किस तरीके की तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही हैं? पहले तो आप सभी लोगों को और दिल्ली में हमारे मौजूद हमारे बंधुओं को पोंगल वाल्तकल मतलब पोंगल की शुभकामनाएं, ये यहाँ पे तमिलनाडु में कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, कई जगहों में मकर संक्रांति के दौरान दही चूड़े की प्रथा है। बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है,
वहीं कई जगह लोग खिचड़ी का प्रयोग खिचड़ी खाते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में पोंगल का एक अलग ही है और यहाँ पोंगल के दिन जो है पोंगल नाम की डिश तैयार की जाती है, जो कि चावल, गुड़ के, गन्ने के रस, दूध, इन सबको मिला करके ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और काफ़ी साजो सज्जा के साथ इसका आयोजन होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि तमिलनाडु में अपनी संस्कृति और कल्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पहला दिन जो होता है पोंगल 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। और पहला दिन जो होता है बोगी पोंगल होता है। इस दिन जो है घर के सारे पुराने चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है और पुरानी चीज़ों को जलाया जाता है। और इसका एक बुरा प्रभाव ये भी होता है कि जिस दिन बोगी पोंगल होता है उस दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपनी तरफ से उसे एक दिन पहले सूचना भी जारी करनी पड़ती है कि आप इनका प्रयोग ना करें, चीज़ें ना ज़्यादा जलाएं, क्योंकि इसके कारण जो धुआं होता है उसके कारण धुंध हो जाती है और फ्लाइट्स की आवाजाही में काफ़ी परेशानी आती है। दूसरा दिन आज जो है पोंगल का दूसरा दिन है, जिसको ताई पोंगल कहते हैं। ताई पोंगल का दिन ही होता है जो पोंगल की डिश तैयार की जाती है और आज वही दिन है। और ये काम जो है सुबह तमिलनाडु के हर इलाके में सुबह से ही शुरू हो जाता है। आज सुबह करीबन 5 बजे से ही ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर घर में पोंगल काफ़ी पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक साजो सज्जा के साथ पोंगल तैयार किया। और आप जो बता रही थी कोल्लम की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि कोल्लम कैसे बनाया जाता है। एक एक डॉट को मिला करके तब कोल्लम बनाया था और उन्होंने इस बात ये दिखाता है कि वो किस तरह से तमिलनाडु की संस्कृति को समझते हैं। जैसा उन्होंने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और कैसे एक एक बिंदु जी जैसा रितेश आप बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे एक एक बिंदु करके हमारा भारत भी जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। और जिस तरीके से आप बता रहे थे और हम आपके पीछे भी देख रहे थे कि गन्ने की किस तरीके से बिक्री जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो पोंगल का त्यौहार है वो खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतने खूबसूरत जो विजुअल्स हैं हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। भारतीय मौसम विभाग अपनी स्थापना दिवस की 150 वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IMD के 150वें वर्ष स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। मौसम विभाग इस अवसर पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की, जहां उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। रविवार को तो दिल्ली NCR में 3 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने से घना कोहरा छाया रहने का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर रहेंगे। वहीं लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही आगरा में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ाई गई है। वहीं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित सभी स्कूल आज से खुल जाएंगे। सुबह 9 बजे से स्कूलों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। समय सारणी में बदलाव करते हुए निगम ने अपने सभी स्कूलों को शाम तक खोलने के आदेश दिए हैं। निगम का यह आदेश इस महीने की 20 तारीख तक लागू रहेगा। और अब बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को AQI का लेवल 458 तक पहुंच गया, जिसके मद्देनजर ग्रैप स्टेज 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब इसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां
नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही निर्माण कार्य, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य कार्यों पर भी रोक लगी रहेगी। तो एक तरफ जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों का रिहर्सल जारी है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भी हाई जोश के साथ जवान रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार उस पार होगी हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियाँ, जहाँ हम आपको बताएंगे कि अखबारों में आज कौन सी सुर्खियाँ हैं जो वो मुख्यतः प्रकाशित हुई हैं। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियों के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारी सहयोगी संध्या शर्मा डीडी न्यूज़ रूम में मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों में मुख्य सुर्खियां? जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत भारत की ताकत की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है और बताया है कि केंद्रीय मंत्री ने कल स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को हरी झंडी दिखाई। दुनिया में अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ हथियार प्रणाली है ये, और डीआरडीओ ने और बीडीएल ने इसे विकसित किया है। आपको बता दें कि वायुसेना की जो ये अस्त्र मिसाइल है, ये दुश्मन को हवा में भी तबाह करने की क्षमता रखती है। 160 किलोमीटर तक है मिसाइल की मारक क्षमता और 154 किलोग्राम इस मिसाइल का वजन है। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ हेडलाइन बनाया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये है वैश्विक आर्थिक मंच से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने बताया कि आज से बैठक शुरू होगी और भारत का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव करेंगे। आपको बता दें कि ये विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की बात करें, संघर्षों की बात करें या फेक न्यूज़ जैसे मुद्दों की बात करें तो पूरी दुनिया में इन विषयों को लेकर के हलचल है। अगली खबर नवभारत टाइम्स ने अपने देश पेज पर ली है और बताया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही अब भगवान जगन्नाथ मंदिर का भी कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए 17 जनवरी से खुल जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो ये है शायर मुनव्वर राना के निधन से जुड़ी हुई। दरअसल वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता
जाता है जैसे अब मेरा सफ़र ख़त्म हुआ जाता है। ख्यात शायर वसीम बरेलवी ने इस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही और इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राना का कल रात निधन हो गया। और चलते चलते बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर की, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है। एक शोध के माध्यम से बताया गया है कि हरे भरे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही ये भी बताया कि शारीरिक गतिविधि अधिक होने से अस्थि रोग की संभावना बच्चों में कम होती है। तो ये एक तरह से संदेश भी है, एक तरह से स्वस्थ रहने का मैसेज भी है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शारीरिक खेल कूद में उनको व्यस्त रखें और साथ ही साथ हरा भरा माहौल उनको मुहैया करवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम सारी खबरों को समेट करके हमारे दर्शकों के सामने बहुत कम समय में लाने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कारोबार की। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। बैठक का उद्देश्य सामूहिक एजेंसी को बहाल करना और नेताओं के बीच पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करके वैश्विक स्तर पर बेहतर सामंजस्य बनाना है। कार्यक्रम में आयोजित अलग अलग सत्रों में ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, क्लाइमेट एंड नेचर एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन आदि पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। साथ ही IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्ष भी इस मंच पर नजर आएंगे। भारत से 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सहित देश के औद्योगिक घराने की कई प्रमुख हस्तियां भी इस बैठक में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की नीतियों और कोशिशों के चलते देश से होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात जनवरी-सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर 6.6 अरब डॉलर हो गया। ICEA के चेयरमैन पंकज महिंद्रू ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि यह भारत में अब तक का उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है, जबकि अमेरिकी बाजार में चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ICEA के चेयरमैन ने कहा कि हालिया आंकड़े अमेरिका में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं। यह चालू वर्ष में जनवरी से सितंबर में करीब 253% बढ़कर अनुमानित 6.6 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह अनुमानित 2.6 अरब डॉलर था। ICEA के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 में अनुमानित 1.3 अरब डॉलर से 300% से अधिक बढ़कर 2022 में अनुमानित 4.5 अरब डॉलर हो गया था। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भी 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से सितंबर 2023 में ये 9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अनुमानित 4.9 अरब डॉलर था। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी तमाम अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत और नेपाल ने अनाधिकृत व्यापार से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक संपन्न की है। बैठक में दोनों देशों ने परस्पर निवेश बढ़ाने और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रणनीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। भारतीय दूतावास के एक बयान के अनुसार व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से निपटने पर सहयोग पर भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति ने भी भारत और नेपाल के बीच निर्बाध सीमा पार संपर्क को मजबूत करने का आह्वान किया। इसमें नए एकीकृत नाके और रेलवे लिंक का निर्माण भी शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर धार्मिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं देखते हुए निवेशकों ने अयोध्या में होटल क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में शहर में करीब 50 प्रमुख होटल निर्माण परियोजनाएं जारी हैं। कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यूक्रेन शांति सूत्र पर चर्चा के लिए एक बैठक की। भारत और कई अन्य देश यूक्रेन में शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं।
सितंबर तिमाही में राजस्व में सालाना आधार पर 17% गिरावट के बाद स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां दिसंबर तिमाही में मुनाफे में 18% कमजोरी दर्ज कर सकती हैं। इस सप्ताह प्राइमरी मार्केट में आईपीओ को लेकर हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट में कुल मिलाकर 5 आईपीओ खुलने वाले हैं। इसके साथ ही 7 कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग भी होने जा रही है। चलिए वक्त हो चला है खबरें देखने का खेल जगत से। मेघालय खेलों का 5वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। ये खेल 20 जनवरी तक चलेंगे। तुरा में 16 अलग अलग स्थानों पर 23 खेलों और 3000 से ज्यादा एथलीटों की भागीदारी होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत को जीत के लिए 173 रन की दरकार थी, जिसे टीम ने 15 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर 173 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 172 रनों पर सिमट गई। रियल मैड्रिड ने अपने प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को 4-1 से हराकर सुपर कप का खिताब जीत लिया है। विनीसियस की हैट्रिक के बाद की मदद से रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत से फटाफट अंदाज में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन ने भारत मालदीव के तनाव के बीच अपनी मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी है। नागार्जुन ने कहा है कि मालदीव को प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणियों की कीमत चुकानी होगी। साथ ही नागार्जुन अब अगले हफ्ते लक्षद्वीप घूमने जाएंगे। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर आने वाली है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका और सिद्धार्थ के बीच कुछ अनबन चल रही है और दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धानुष की फिल्म कैप्टन मिलर की कमाई बढ़ने की बजाय घट रही है। 2 दिनों में इस फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड इसकी कुल कमाई 22 करोड़ रुपए के करीब ही पहुंच सकी है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की है, तो वहीं 2 दिनों का भारत में कलेक्शन 54 करोड़ पहुंच गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा 100 करोड़ पार हो गया है। फिल्म हनुमान के अभिनेता तेज सज्जा ने कहा है कि उनकी पसंदीदा घरेलू सुपर हीरो फिल्म कोई मिल गया और इसका सीक्वल क्रिश और मलयालम फिल्म मिनिनल मुरली है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म फाइटर का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। इस बीच फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया। प्रभास अभिनीत फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर में काली मां नामक हिंदी गाना गाने वाली दक्षिण अफ्रीकी गायिका शशिका मुरूद फिल्म को मिली सफलता से बेहद खुश है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। दरअसल देश के कई हिस्सों में इन दिनों सर्दी बढ़ गई है और आइए जानते हैं कि सर्दियों के इस मौसम में हमारी त्वचा पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और सर्दियों में हमें कैसे अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए त्वचा पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक ठंड, प्रदूषण, धूल मिट्टी के कण और तापमान, ये सभी कारक त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और हम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हीटर्स के सामने बैठ रहे हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग रूम्स में लगाते हैं, तो ये सब जो वजह बन जाती है जिससे कि त्वचा की नमी सूखने लगती है और त्वचा खुश्क पड़ने लगती है। सर्द मौसम और शुष्क हवा त्वचा की नमी चुराकर उसे रूखा और बेजान बना देती है और त्वचा की कई समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।
सर्दी जैसे आती है तो त्वचा सबसे पहले तो खुश्क होनी शुरू होती है। अगर हम अपना उसके ऊपर हाथ अगर हम फैलाएं, त्वचा को टच करें तो उस पर हमें खुश्की और रूखापन महसूस होगा, जिसे हम ड्राई स्किन बोलते हैं। त्वचा की जो एक नॉर्मल एक कलर है उससे वो थोड़ी सी पीली या सफ़ेद सी नज़र आती है, उसमें थोड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आती हैं। खुश्क त्वचा में खुजली शुरू होगी और खुजाने से त्वचा के ऊपर एक्जिमा बन सकता है, जो कि सिर्फ खुजाने की वजह से बन जाता है। उसमें लाली आ सकती है, उसमें डिस्चार्ज हो सकता है, दाने पड़ जाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। सर्दियों में खुजली, सोरासिस और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं की संभावना भी होती है। सर्दियों में त्वचा की समस्याओं से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये समझना महत्वपूर्ण है। पहले अपनी स्किन पर नहाने के बाद ज़रूर कोई मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल आप बाथरूम में ही रखें, या कोई भी पैराफिन, ये जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन वैसलीन है, इसे लगाएं नहाने के इमीडिएटली बाद, ताकि जो मॉइस्चर है, पानी है, वो नमी हमारी त्वचा में सील हो जाए। बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है कि आप वूलन अपने स्किन के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना पहने। पहले आप कॉटन की एक लेयर पहने, उसके ऊपर आप कोई भी वूलन कपड़ा इस्तेमाल करें। पानी खूब पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, त्वचा टाइट रहती है। और जिन लोगों को सन एलर्जी की समस्या है तो उनको सनस्क्रीन भी अपने चेहरे पर, खुले हिस्से पर पहनना बहुत ज़रूरी है। खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना नट्स खाएं, आप वार्म लिक्विड्स लें, एक्सरसाइज करें, हाथ पैर आप चलाएं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। जो शरीर के खुले हिस्से हैं, हाथ पैर हैं, उसको आप वार्म रखने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, नट्स खाएं। सर्दियों के मौसम में अपने त्वचा की देखभाल करना आवश्यक है। ऐसा करने से न सिर्फ आप त्वचा की समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि सर्दियों के मौसम में भी बेदाग और निखरी त्वचा पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। तो ये तो थी आपकी सेहत से जुड़ी बात। आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की और जानते हैं विभिन्न शहरों और राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की चहचहाट के साथ। जी हाँ, जहाँ जलीय पक्षियों की संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है, आप इन पक्षियों की झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।